नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक बहुत ही अहम फंडामेंटल राइट है, जो कि तीन तरह की प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपरडी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एंड साथ ही में मदद करता है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने में। अब ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें से बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन कई बार हमें देखने को मिल जाते हैं। सो आज उन सभी क्वेश्चंस को हम टैकल करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस जजमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा। इस सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि इन चैनल्स पे डेली बेसिस पे जो आपका कंटेंट भेजा जाता है, आपके लिए यूपीएससी से रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाता है, आप उसका फायदा उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 की जो पहली लाइन है उसमें कहा गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब देखिए हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इसमें सबसे पहले आता है कि कोई ऑफेंस करता है या पहले कोई क्राइम करता है, उसे अक्यूज बनाया जाता है। अक्यूज के ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद कन्विक्शन होती है, यानी कि सजा निर्धारित की जाती है और उसके ऊपर आरोप जो है वो सिद्ध किए जाते हैं, साबित किए जाते हैं, एंड उसके बाद सजा मिलती है। अब यहां पर मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक्यूज कौन होता है, तो एक्यूज वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि छानबीन की जाती है पुलिस के द्वारा कि वाकई में जो क्राइम किया गया, जो एक्यूज के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। फिर चार्जशीट फाइल होती है, फिर ट्रायल होता है, ट्रायल में कानूनी कार्रवाई होती है। तो कोर्ट के सामने आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, वहां पे मुकदमा चलता है, जिसे हम हिंदी में मुकदमा कह देते हैं। ट्रायल के बाद कन्विक्शन होती है, कन्विक्शन के बाद जो है यहाँ पे सजा मिलती है। अब कन्विक्शन का क्या मतलब है? कन्विक्शन का मतलब है कि सजा जिसे मिलनी है या जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे उसके ऊपर कन्विक्शन हो गई, तो यानी कि वो आरोप सिद्ध हो गए। कन्विक्शन की जगह इक्विटल भी हो जाता है। इक्विटल का मतलब क्या है कि बाइज्जत बरी हो गया वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाए गए थे। अगर इक्विटल हो गया तो मामला वहीं खत्म, कन्विक्शन हो गई तो उसके बाद सजा मिलती है। सो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है। अब इसमें कहा क्या गया है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब देखिए यहां पे तीन तरह के प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं। पहली क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो क्या कहता है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है जी, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। अब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है ऑफेंस, क्राइम एंड ऑफेंस में क्या डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। देखिए क्राइम एक लार्जर कैटेगरी है। क्राइम हर तरह का जो अपराध होता है उसे हम क्राइम कह देते हैं, लेकिन अगर एक क्राइम को हमारे लीगल सिस्टम के द्वारा या हमारे लॉ के द्वारा, क्रिमिनल लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज करके, एज अ क्राइम रिकॉग्नाइज करके एंड उसके लिए सजा निर्धारित की गई है, उसे हम ऑफेंस कह देते हैं। सो ऑफेंस अब क्या कहता है जी, कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज ऑफेंस। कहता है जी किसी भी व्यक्ति को उस ऑफेंस के लिए ही सजा मिलेगी जो कि जब उसने वो एक्ट किया था या ऑफेंस किया था तब वो कानून के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस था। मान लीजिए आज चोरी करना एक ऑफेंस है आईपीसी के हिसाब से। अगर मैं चोरी करता हुआ पकड़ा जाता हूं तो मुझे सजा मिलेगी। लेकिन अगर आज लेट्स से झूठ बोलना ऑफेंस नहीं है और आज मैंने झूठ बोल दिया, क्योंकि ये ऑफेंस नहीं है तो सरकार मुझे इसके लिए सजा नहीं दे सकती। अब क्या कहता है जी, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। सो बेसिकली आज जो मुझे सजा कानून में लिखी हुई है उतनी ही मिलेगी। अब ये नहीं हो सकता कि आज झूठ बोलना, क्योंकि ऑफेंस तो है नहीं, कल को सरकार ये करे कि कानून में प्रावधान लेकर आए कि झूठ बोलना भी ऑफेंस है, और जब कानून में प्रावधान आ गया और मुझे पुराने किए गए एक्ट के लिए वो सरकार सजा दे, तो उसको यहां पे प्रोटेक्शन मिली हुई है मेरे को कि पुराने कानून के लिए, पुराने एक्ट के लिए मुझे यहां पे सजा नहीं मिल सकती। फिर दूसरा क्या, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट आई एम गिविंग अ नटशेल व्यू। दूसरा कहते हैं जी, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सो एक ही अपराध के लिए, एक ही ऑफेंस के लिए आपको एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती, ना ही एक से अधिक बार आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, यानी कि आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तीसरा क्या कहता है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब ये तीनों प्रोटेक्शंस हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहां पर इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंड क्या क्या चीजें कही गई हैं वो हम देख लेते हैं। कहता है जी आर्टिकल 20 जो है वो सेफ गार्ड करता है राइट ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। सो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है उसके अधिकारों को यहां पर सुरक्षित किया गया है। एंड
अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव पनिशमेंट देने से रोकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 19 के केस में हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 19 जो है वो केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, यानी कि जो 6 फ्रीडम्स हैं वो सिटीजन्स को अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 20 में दी गई प्रोटेक्शन की, तो वो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को इक्वली अवेलेबल है। तीसरा ये कि इसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने एक चेंज लेकर आया था एंड उसमें कहा था कि इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, राइट। सो अगर आर्टिकल 359 के तहत हम इमरजेंसी डिक्लेयर करती है हमारी सरकार, तो तब भी आर्टिकल 20 में दिए गए अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 20 में 3 जो क्लॉजेज हैं उन्हें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं और उसके ऊपर जो है जानकारी इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले कहते हैं जी 3 क्लॉजेज एक्सटेंडिंग 3 इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शंस टू पीपल कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। और अब इसमें है 5th हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था यूएसए का, उससे हमने इसको लिया है एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। एक एक करके इन तीनों को थोड़ा सा समझते हैं। कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसका मतलब क्या है? कहता है जी दिस क्लॉज लेज डाउन दैट नो वन विल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ in force at the time of the commission of the act which may amount to some liability। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई मान लीजिए आज क्या डेट है, मान लीजिए आज 2 जनवरी के दिन कोई जो एक्ट है, राइट। सो एक्ट कोई भी हो सकता है, लेट्स से झूठ बोलना एक एक्ट है, राइट। 2 जनवरी के दिन झूठ बोलना इज नॉट अ क्राइम और इज नॉट एन ऑफेंस एज गिवन इन आईपीसी, ठीक है। या अब तो बीएनएस आ गया, ठीक है। कल को सरकार ने 3 जनवरी को नया कानून लेकर आई, उसमें झूठ बोलने को हमने क्या कर दिया? झूठ बोलने को हमने एक ऑफेंस घोषित कर दिया, ठीक है। अब कहता है कि भाई अगर किसी ने 2 जनवरी के दिन वो झूठ बोला है, सरकार 3 जनवरी को ऑफेंस लेकर उसे बनाकर 2 जनवरी को बोले गए झूठ को पनिश नहीं कर सकती है। इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलते हैं। सो जो जितने भी क्रिमिनल लॉज होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट नहीं होता है, उनका प्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में आते हैं। दूसरा क्या कहता है जी? राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए आपको एक ही बार कन्विक्ट किया जा सकता है, एक ही बार उसकी सजा दी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तीसरा क्या है? राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दैट नो वन कैन बी अक्यूज्ड इन दी नो अक्यूज्ड कैन बी फोर्स्ड टू गिव सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस। आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? तो जैसे मैंने आपको बताया कि रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एंड सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि भाई अगेन अगर कोई ऑफेंस अगर मान लीजिए उसे रेट्रोस्पेक्टिवली पनिश किया जाता है, यानी कि आज उसे हम ऑफेंस घोषित करके किसी एक एक्ट को घोषित करके ऑफेंस उसे हम रेट्रोस्पेक्टिवली सजा देते हैं किसी को, तो ये राइट टू लाइफ गिवन इन आर्टिकल 21 उसके भी खिलाफ हो जाएगा। सो आर्टिकल 20 कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ हमें दिया गया है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसे हम बचा सकें। अब 3 तरह के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज हो सकते हैं या फिर 3 तरह के चेंजेस आ सकते हैं। कौन से 3 तरह के चेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहला तो ये कि आज मान लीजिए एक एक्ट जो है वो ऑफेंस नहीं है, उसे कल हम एक ऑफेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में। दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कौन सा हो सकता है कि भाई आज एक एक्ट के लिए लेट्स से 3 साल की सजा है और कल को उसे हम बढ़ाकर 8 साल की सजा कर सकते हैं या 7 साल की सजा कर सकते हैं। तीसरा क्या हो गया कि भाई आज एक ऑफेंस के पनिशमेंट के लिए या एक ऑफेंस की प्रोसिक्यूशन के लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है, कल हम उसे चेंज कर दूसरा प्रोसीजर लेकर आ सकते हैं। अब ये 3 तरह के चेंजेस आ सकते हैं कानून में। डू यू एग्री विद दिस? आई मीन लेट्स से अगर हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करें तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में क्या हो सकता है? एक तो ये चीज हो सकती है कि भाई आज झूठ बोलना ऑफेंस नहीं था, कल हमने उसे ऑफेंस बना दिया। दूसरा क्या है? आज लेट्स से मर्डर करने की 10 साल की सजा है, कल हमने 20 साल कर दी। तीसरा क्या है कि भाई आज अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके लिए ये प्रोसीजर होगा, उसको ट्रायल में लाने का ये प्रोसीजर होगा, कल लेट्स से हमने चेंज करके उसके लिए प्रोसीजर बदल दिया। ये 3 तरह के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस हो सकते हैं। अब कहता है जी आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में सिर्फ ये जो पहले 2 है ना, इनके केस में प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये तीसरे के केस में प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई। पहले 2 के प्रोटेक्शन में कैसे मिली हुई है कि भाई आज अगर झूठ बोलना ऑफेंस नहीं है, मैंने झूठ बोल दिया, कल सरकार उसे ऑफेंस बना के मुझे आज के बोले गए झूठ के लिए सजा नहीं दे सकती। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि भाई आज मान लीजिए किसी ने चोरी की है, उसकी सजा मान लो 4 साल है, सरकार कल को उसकी सजा को 8 साल कर देती है, तो मुझे जैसे आज 4 साल की सजा मिल चुकी है या जो मैंने आज चोरी किया और मुझे 4 साल की सजा मिल गई,
कल को सरकार मुझे 8 साल की सजा नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने जो चोरी की थी वो उस कानून में बदलाव आने से पहले कर ली थी। वहीं पे इसका उल्टा हो सकता है कि मान लीजिए आज कोई ऑफेंस मैंने किया, उसकी सजा 10 साल थी, लेकिन अभी मेरा मुकदमा चल ही रहा था, मुकदमा चलते चलते सरकार कानून में बदलाव लेके आई और बदलाव लाने के बाद सरकार ने उसकी सजा कम कर दी। कम हुई सजा का फायदा मुझे मिलेगा, बढ़ी हुई सजा का नुकसान मुझे नहीं मिलेगा, वो अभी हमें समझने को मिल जाएगा। चलिए, वही चीज मैंने यहां पे लिखी क्या कि द प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड two categories of ex post facto law, that is law declared act as an offense subsequent to the commission of those and law which enhances the penalty subsequently. So केवल और केवल इन दोनों केसेस में प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर सरकार ने कानून का प्रोसीजर चेंज कर दिया, लेट्स से ट्रायल का प्रोसीजर चेंज कर दिया, उसके केस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आपको आज आपने मर्डर किया, उसके लिए एक प्रोसीजर है आपको कानून में सजा दिलवाने का, कल आपको दूसरा प्रोसीजर सरकार ले आती है तो उसके हिसाब से भी ट्राई किया जा सकता है, उसके हिसाब से भी ट्रायल हो सकता है। वही चीज यहां पे मैंने लिखी। कहता है जी इट इज अवेलेबल बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर्स, ये मैंने आपको बता दिया। कहता प्रोटेक्शन अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कैन बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड एज अ राइट ड्यूरिंग कन्विक्शन और सेंटेंस बट नॉट ड्यूरिंग ट्रायल। अब देखिए क्या कहता है कि कन्विक्शन है जहां पर आपको इसमें दिया गया जो अधिकार है उसकी फायदा मिलेगा, ट्रायल के दौरान आप नहीं कह सकते जी फायदा मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। सिंप्लीफाई कैसे? मान लीजिए आज आपने झूठ बोल दिया, झूठ बोलना आज पाप तो है लेकिन ऑफेंस नहीं है, ठीक है। नाउ आज आपने झूठ बोला, आप सरकार कल एक कानून ले आई जिसके तहत सरकार ने कह दिया जी झूठ बोलना एक क्राइम है। सरकार ने झूठ बोलना क्राइम कल बनाया, आज झूठ बोलना क्राइम नहीं है। अब सरकार क्या कर सकती है? सरकार, क्योंकि आपने पुराना झूठ जो बोला है, सरकार उसके लिए आपको ट्राई कर सकती है, यानी कि उसके लिए आपके ऊपर मुकदमा चला सकती है, लेकिन आपको उसकी सजा का हकदार नहीं ठहरा सकती, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रायल नहीं है। ट्रायल कब होता है? कन्विक्शन से पहले होता है। मुकदमा कब चलता है? मुकदमा पहले चलता है ना, फिर ही तो कन्विक्शन होती है, फिर ही तो आरोप सिद्ध होते हैं। सो आरोप सिद्ध होने पे आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ट्रायल में कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई। तो कितनी मजे की बात है कि आपके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन मुकदमे का जो एंड रिजल्ट है दैट इज कन्विक्शन, वो आपको नहीं होने देगी। आई मीन दैट इज आर्टिकल 20 क्लॉज 1। अब यही यहां पर आया राव शिव बहादुर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ विंध्या प्रदेश। इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 20 प्रोहिबिट्स ओनली कन्विक्शन और सेंटेंस अंडर एन एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ एंड नॉट द ट्रायल देयर ऑफ। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं। मान लीजिए 2 जनवरी के दिन आपने झूठ बोल दिया, राइट, सो यू लाई, एंड ये क्या है? आज एक ऑफेंस नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सरकार 3 जनवरी को नया कानून ले आई। अब 3 जनवरी को जो कानून लेकर आई, उन्होंने लाई यानी कि झूठ बोलने को एक एन ऑफेंस, ठीक, ऑफेंस करार कर दिया। अब क्या कहता है कि भाई ये जो 3 जनवरी को कानून में चेंज आया, इसके हिसाब से आपको ट्रायल हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से आपको कन्विक्शन नहीं हो सकती। यानी कि सरकार ये कर सकती है कि 2 जनवरी को आपने झूठ बोला था, जी आ जाओ आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे, मुकदमा चलाने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कन्विक्शन नहीं हो सकती, उससे आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। कहते हैं जी इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इंटरनेशनल ट्रीटीज में भी हमें देखने को मिलता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के खिलाफ प्रोटेक्शन मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भी हमें आर्टिकल 11 पैराग्राफ 2 में यही देखने को मिलता है कि भाई जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज हैं उनमें उनके हिसाब से लोगों को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। सो वो हमें यूडीएचआर में भी देखने को मिलता है। फिर एक केस आया था रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1964 का ये केस था। इसमें आया रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए आज एक व्यक्ति ने चोरी की, चोरी करने की सजा आज के हिसाब से 7 वर्ष की है, लेकिन जैसे उसका ऊपर मुकदमा चल रहा था, मुकदमा चलते चलते सरकार ने कानून बदल दिया, 7 वर्ष से सजा को घटाकर 5 वर्षों का कर दिया, 5 इयर्स का कर दिया। अब जो है ये बदली हुई सजा का फायदा इसको मिल जाएगा, अब यहां पर इसको बेनिफिट मिलेगा। इसी को बोलते हैं बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो अपराध करने वाला है, जिसने कानून तोड़ा है, ऑफेंस किया है, उसके फेवर में हम यहां पर बदले हुए कानून को इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हम बदले हुए कानून को इंटरप्रेट नहीं करते अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1। सो वही यहां पे लिखा हुआ है। कहता है जी इन कंसीडरिंग द स्कोप ऑफ सच अ प्रोविजन वी मस्ट अडॉप्ट द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन
as enunciated by the modern trend of the judicial opinion without doing violence to the provisions of relevant section. अब क्या कहता है? कहता है जी A committed a crime for which he was awarded 1 year in imprisonment. Later there was a change in the law and the punishment was reduced to 6 months. Here the benefit can be availed by the reduced punishment. So आज अगर आपको 1 साल की सजा भी मिल गई, मान लो आज आपको सजा हो गई, सजा होने के अगले ही दिन कानून बदल गया और उसकी जो आपको ऑफेंस के लिए सजा 1 साल की मिली थी, अब उसकी सजा घटा के 6 महीने कर दी। आप क्लेम कर सकते हो बेनिफिट की, भाई मुझे 1 साल की सजा जो दी है उसे कम करके 6 महीने का करो। क्यों? क्योंकि कानून में बदलाव आ चुका है। सो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब एक वर्ड हमने पढ़ा कि भाई शैल बी कन्विक्टेड। अब ये शैल बी कन्विक्टेड का अभी आपको मैं बता देता हूं कहां पर हमने पढ़ा। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या कहा हमने कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड। अब इसका क्या मतलब है, आओ चलिए देख लेते हैं। कहते हैं जी नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट्स दैट प्रोटेक्शन इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन एंड नॉट ट्रायल देयर ऑफ। तो एक चीज ये मैंने आपको बताई दी कि ट्रायल से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कन्विक्शन से आपको प्रोटेक्शन है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के केस में। दूसरा क्या कहता है जी? द प्रोहिबिशन इज ओनली अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। सो जुडिशियल पनिशमेंट आपको यहां पर नहीं मिलेगी। अब एक केस लगा लेते हैं, मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी ऑफिस में काम करते थे, वहां पे आपके ऊपर चार्जेस लगे करप्शन के, आपने करप्शन चार्जेस किए। अब करप्शन के चार्जेस क्योंकि आपके ऊपर लगे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होगी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जुडिशरी में भी कार्रवाई होगी आपके ऊपर, ठीक है। अब जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई उसमें लेट्स से आपको दोषी पाया गया और उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट ने सजा दे दी। दूसरा जो प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसके हिसाब से भी आपको क्या हुआ, जुडिशरी ने आपको दोषी पाया और सजा दे दी। अब क्योंकि डिपार्टमेंट ने पहले ही आपको सजा दे दी थी, लेट्स से आपको सस्पेंड किया, फिर शायद नौकरी से भी निकाल दिया, अब आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि जी पहले ही मेरे को डिपार्टमेंट ने सजा दे दी, अब अगर जुडिशरी भी मुझे सजा देगी तो वो डबल जेओपर्डी हो जाएगी। आप ये क्लेम नहीं कर सकते। या फिर आप ये नहीं कह सकते कि भी पहले भी डिपार्टमेंट ने सजा दे दी, अब भी मेरे को आप दे दोगे तो डबल जेओपर्डी, नहीं कह सकते। वहां पर होगा क्या, डिपार्टमेंट अलग काम करता है, जुडिशरी अलग काम करती है, ये चीज। दूसरी बात ये कि भाई आप जुडिशरी के खिलाफ यहां पर ये प्रोटेक्शन ले रहे हो, किसी प्राइवेट एजेंसी के खिलाफ नहीं ले रहे, डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं ले रहे। क्या कहते हैं जी? इट पुट्स नो बार ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ एनी अदर सैंक्शन बाय अ सिविल और रेवेन्यू अथॉरिटी। सो ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के ऊपर लागू होता है ये, या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के ऊपर लागू होता है आर्टिकल 21 आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में दी गई प्रोटेक्शन, या 2 में दी गई प्रोटेक्शन, या 3 में दी गई प्रोटेक्शन। ये नॉन जुडिशियल ऑफिसर या अथॉरिटी अगर आपको कोई सजा दे रही है उसके केस में ये लागू नहीं होगा। फिर एक केस आया था प्रहलाद कृष्णा वर्सेस द स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें क्या कहा गया? कहता है जी द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन को हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 22 के केस में, आप वहां पे देखेंगे कि क्या होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। लेकिन इतना समझ लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कन्विक्शन के केस में हमें ये जो है हेल्प मिलती है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के तहत आप कोई सेफगार्ड नहीं ले सकते। केस आया था जी शिव बहादुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ विंध्या प्रदेश, 1963 का ये केस था। इसमें क्या कहा गया कि कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1 विल बी अप्लाइड ओनली इन द केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की जो कन्विक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में मिलती है। जो नॉन क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं या नॉन क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए टैक्स चोरी किया आपने, या फिर आपने लेट्स से किसी की सिविल कोई भी केस होता है, किसी की प्रॉपर्टी का कब्जे का केस है, या फिर कोई और इस तरह का केस है जो कि नॉन क्रिमिनल नेचर का है, वहां पर एक्स पोस्ट फैक्टो में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में आपको प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में। तीसरा कहता है जी इट विल नॉट कवर ट्रायल नॉर is a person protected from any kind of civil liability under the virtue of article 20 clause 1। so जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रायल से तो कोई प्रोटेक्शन मिलती नहीं है, सिविल केस से भी आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ओनली एंड ओनली क्रिमिनल ऑफेंसेस में इसकी प्रोटेक्शन मिलती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की। क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ऑफेंस के लिए, अब ऑफेंस मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है भाई, ऐसा कोई क्राइम जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ के तहत
रिकॉग्नाइज्ड क्राइम हो एंड उसके लिए सजा निर्धारित हो, उसे हम ऑफेंस कह देते हैं। अब एक ऑफेंस के लिए आपको एक से अधिक बार ना तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता और ना ही पनिश किया जा सकता। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कहता जी इसका जो कॉमन लॉ रूल है वो ये है, नेमो डेबिट बिस वेक्सेरी प्रो एडम कॉजा। मतलब क्या होता है इसका कि भाई एक पर्सन को आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार प्रोसिक्यूट या फिर पनिश नहीं कर सकते। इट इज अ कंसेप्ट स्टेम्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये नेचुरल जस्टिस का जो रूल्स हैं उसी से निकलकर ये कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। कंडीशंस कुछ फुलफिल करनी होंगी तभी हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के तहत यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। कौन सी कंडीशंस के केस में हमें यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन मिलती है? ये 4 कंडीशंस हैं। पहला तो ये है कि इट इज असेंशियल दैट द अक्यूज्ड इज ट्राइड बिफोर अ कोर्ट फॉर्मरली। उसके बाद आप यहां पर ये कर सकते हैं। पहला तो ये मान लीजिए आपके ऊपर एक मुकदमा हो गया, मुकदमा हुआ, आप यहां पर उसके लिए आपको लेट्स से जब प्रोसिक्यूशन हुआ आप कोर्ट में गए, आप कोर्ट में कहते हो जी ये सेम मामले में आज से 1 साल पहले मेरे पे मुकदमा हो गया, मेरे पे सजा हो चुकी और अब आप मेरे को दोबारा उसी मामले में मुकदमे लेके आ रहे हो, तो मेरा ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दिया गया अधिकार है ना वो हनन हो रहा है उसका। कोर्ट आपसे पूछेगा कि प्रूव करो कि पहले भी आपके ऊपर सारी कार्रवाई हो चुकी है। अब आपने इनमें से ये चारों कंडीशंस में से कुछ भी प्रूव किया तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। पहले आपको क्या प्रूव करना होगा? सबसे पहले तो ये कि पिछली बार भी आपके ऊपर इसी मामले में ट्रायल हो चुका है, मुकदमा चल चुका है। दूसरा क्या कहता है कि पिछली बार आपका या तो एक्विटल हो गया था या कन्विक्शन हो गया था, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। एंड इन द सब्सिक्वेंट ट्रायल, यानी कि अब जो नया मुकदमा चल रहा है, इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द अक्यूज्ड इज नॉट ट्राइड फॉर द सेम फैक्ट्स एंड ऑफेंसेस। सो अगर इस मुकदमे में दूसरी बार जो मुकदमा हो रहा है सेम फैक्ट्स एंड ऑफेंसेस हैं जो पिछली बार थे, ये आपने प्रूव कर दिया तो आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया कि भाई मान लीजिए जो पुराना मुकदमा था और ये जो नया मुकदमा है इसमें फैक्ट्स डिफरेंट हैं या फिर ऑफेंस डिफरेंट है, तब कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एक एग्जांपल लेता हूं, आप एक रोड पे जा रहे थे, आप क्यों कोई मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स रोड पे जा रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चलाते चलाते उनसे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, उनका एक बाइक वाले से टक्कर हुई, उस बाइक वाले को चोट लग गई। उसके बाद उनकी गाड़ी दूसरे बाइक वाले से जाके टकरा गई, दूसरी बाइक वाले की भी डेथ हो गई मान लो। अब एक मुकदमा होता है उनके ऊपर, मुकदमा हुआ और उसके तहत जो पहली बाइक वाले को उन्होंने टक्कर मारी थी, जो पहली बाइक वाले को उनको नुकसान पहुंचाया था, उसके लिए पूरा मुकदमा, उसके फैक्ट्स भी सारे आ गए, सब कुछ हो गया एंड उसके केस में इस व्यक्ति को सजा मिल गई। दूसरी बार फिर से मुकदमा इनके ऊपर लाया जाता है और कहा जाता है कि भाई वो जो पहली बाइक वाले को टक्कर मारी थी वो तो हो गया, अब जो दूसरी बाइक वाले को टक्कर मारी थी वो पहले छूट गया था, इस बार उसके ऊपर हम मुकदमा ला रहे हैं। अब फैक्ट्स डिफरेंट हो गए ना, फैक्ट्स डिफरेंट हो गए। पहली बार था क्या कि उसको नुकसान पहुंचाया था और दूसरे में क्या हो गया, ऑफेंस भी डिफरेंट हो गया, डेथ बाय नेग्लिजेंस का ऑफेंस आ गया। तो यहां पर दूसरी बार मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन मान लो अगर दूसरी बार जो मुकदमा लाया गया उसमें भी ये कहा गया कि भाई पहली आपने बाइक को जो टक्कर मारी थी उसी के केस में दोबारा आपके ऊपर ऑफेंस लाएंगे या ट्रायल लाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। एक केस हुआ था मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन है जो इंडिया एयरपोर्ट पे आते हैं, उनके पास बहुत सारा गोल्ड था, दैट वाज अगेंस्ट द लॉ एट द टाइम। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति था विदेश से इंडिया में आया, इंडिया में जब आया तो उसके पास बहुत सारा गोल्ड था। गोल्ड इतना ज्यादा था कि वो हमारे इंडिया के जो कस्टम लॉ थे उसके अगेंस्ट था। ऐसे में हुआ ये कि जो कस्टम अथॉरिटीज थी उन्होंने आते ही उनको एयरपोर्ट पे पकड़ा और पकड़ने के बाद क्या हुआ, उनको उन्होंने पनिश किया, उसके ऊपर कुछ फाइन लगे, उसका गोल्ड कॉन्फिस्केट हो गया या जो भी है। अब ये व्यक्ति जाता है, अब दूसरी बार क्या हुआ कि जब ये व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट में भी इसके ऊपर एक मुकदमा चला। कोर्ट में जो मुकदमा चला तो कोर्ट में ये जाके कहता है जी कस्टम अथॉरिटीज ने पहले ही मुझे पनिश कर दिया, अब आप मेरे को सेम ऑफेंस के लिए, क्योंकि गोल्ड में लाया, स्मगलिंग हो गई या जो भी हो गया, कोई कस्टम अथॉरिटीज ने मेरे पे फाइन लगा दिया, कस्टम अथॉरिटीज ने मेरा गोल्ड सीज कर दिया। अब आप कह रहे हो जी नहीं हम तो फेमा के तहत दोबारा आपके ऊपर मुकदमा चलाएंगे। आप अगर मेरे पे दोबारा मुकदमा चलाओगे तो ये तो डबल जेपर्डी हो गया। कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये डबल जेपर्डी नहीं हुआ, आपके ऊपर जो पहले मुकदमा चला था ना
वो या जो पहले आपके साथ कार्रवाई हुई थी वो अथॉरिटीज ने की थी, वो रेवेन्यू अथॉरिटीज ने की होंगी या जिसने भी की थी, कस्टम अथॉरिटीज ने की थी। अब जो हम जो आपके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं ये जुडिशियल मुकदमा है। जुडिशरी के द्वारा ट्राई किया गया मैटर दोबारा जुडिशरी ट्राई नहीं कर सकती, या जुडिशरी के द्वारा अगर एक व्यक्ति को सजा मिल गई तो दोबारा सजा नहीं मिल सकती। लेकिन अगर किसी अथॉरिटी ने आपके ऊपर पहले कोई कार्रवाई की है, अब हम आपके ऊपर कार्रवाई, मतलब जुडिशरी आपके ऊपर कार्रवाई कर रही है, तो जुडिशरी की कार्रवाई को पहले वाली कार्रवाई से कोई कंपैरिजन नहीं है। ये है जी हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में दी गई प्रोटेक्शन। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा है उसे खुद ही के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका क्या है? इसका जो लैटिन मैक्सिमम है नेमोन टेनेटर सिस्पम एक्यूजर, राइट। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दैट नो वन इज ऑब्लिगेटेड टू ब्लेम हिमसेल्फ। Protection against self-incrimination means that no one is accused of an offense shall be allowed to be witness against himself। ये मैंने आपको बताया। अब immunity is applicable only in criminal proceedings। So आर्टिकल 20 में हम जितनी भी बात करते हैं ना वो केवल और केवल क्रिमिनल केसेस में लागू होता है। यहां पर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इम्यूनिटी मिली हुई है। और क्या कहता है कि आपको जो फोर्स करने की बात हो रही है, अब देखिए पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करती है, आपको पता ही है ये। अब वो जो 3rd डिग्री का कंसेप्ट आपने सुना है कि पुलिस ने डंडे मार मार के आपसे उगलवाया, वो गलत है। वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की ही यहां पर क्या है? आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की वॉलेशन है। अब यहां पे कहता है कि फोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फिजिकली आपको बीट करके फोर्स किया। फोर्स करने का मेंटल प्रेशर करके भी आपको अगर फोर्स किया जा रहा है खुद ही के खिलाफ गवाही देने के लिए, तो वो भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में वायलेशन मानी जाएगी। मतलब आपको ये मान लीजिए कह दिया, होता भी ये पुलिस वाले कई बार करते हैं कि भाई आपके परिवार वालों को उठा लाए, आपको ये कह दिया कि भाई अगर आपने ये नहीं अपना गुनाह कबूल किया तो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लव्ड वंस को उन्होंने हम टॉर्चर करेंगे या वट एवर। ना अगर ऐसा भी होता है तो मेंटल टॉर्चर आपके ऊपर हो गया, तो कहता है जी वो भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। अब कहते हैं जी 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की। सबसे पहला क्या है? द पर्सन मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। दूसरा क्या है? देयर मस्ट बी अ कंपल्शन टू बी अ विटनेस। एंड थर्ड क्या है? द कंपल्सन शुड रिजल्ट इन हिज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में अगर आपको रिलीफ क्लेम करना है उसके लिए आपको ये तीनों चीजों को प्रूव करना पड़ेगा कि पहले तो मेरे ऊपर आरोप लगा जी, दूसरा आरोप लगने के बाद मुझे यहां पर खुद ही के खिलाफ गवाही देने की कोशिश फोर्स किया गया, एंड तीसरा कि अगर मैं गवाही देता हूं तो मेरे ही खिलाफ उस गवाही को यूज किया जाएगा। अगर ये तीनों चीजों को आप प्रूव करते हो तभी आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दी गई प्रोटेक्शन का फायदा मिलता है। अब इसको हमने मैनिफेस्ट भी किया है, हमारा एविडेंस एक्ट जो है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें हमने ये चीज को रखा भी है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस को गवाही देता है, खुद के खिलाफ ही गवाही देता है, खुद ही का कबूलनामा करता है, अपराध कबूल करता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में हमने एक्सेप्ट किया ही नहीं। क्यों? देयर इज अ प्रिजम्पशन कि भाई पुलिस को गवाही जो दी जा रही है, पुलिस के खिलाफ, पुलिस के सामने जो हम अपने गवाह अपने जो कबूलनामा कर रहे हैं वो हम प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई ये अंडर फोर्स हुआ होगा। इसीलिए वहां पर मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है। मैजिस्ट्रेट के सामने आप जो गवाही देते हो या मैजिस्ट्रेट के सामने अगर आप कुछ एक्सेप्ट करते हो, सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेप्टेड है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है जी, तो वो चीज हो गई। अब कहता है जी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंपल्शन टू बी अ विटनेस। द एक्सप्रेशन टू बी अ विटनेस इज इंक्लूसिव ऑफ ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड टेस्टिमोनियल एविडेंसेस, एंड कंपल्शन मींस ड्यूरेस। सो बेसिकली क्या कहा गया है कि भाई अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आई कांट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट माई सेल्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलकर मैं अपने खिलाफ विटनेस बनता हूँ। आप मुझे इस तरह से भी कंपेल नहीं कर सकते कि मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगो कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स जिनके थ्रू मैं खुद ही के गुनाह कबूल कर रहा हूं, आप मुझसे वो भी नहीं ले सकते, एंड ना ही आप मेरे से कोई टेस्टिमोनियल एविडेंस ले सकते हो। एंड कंपल्शन का मतलब क्या होता है? ड्यूरेस होता है। ड्यूरेस मैंने आपको बताया कि मारना, पीटना, टॉर्चर एटसेट्रा। अब एक केस आया था नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का केस था। नंदिनी सतपथी वाज द सीएम ऑफ उड़ीसा, राइट। अब शी रिफ्यूज टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हरसेल्फ। उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चला, उन्होंने अपने खिलाफ एविडेंस देने से मना कर दिया। अब पुलिस ने यहां पर क्या कहा? पुलिस ने कहा कि एन एक्यूज्ड हैज अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड नॉट अ सस्पेक्ट। एक्यूज्ड कौन होता है? एक्यूज्ड वो व्यक्ति होता है जिसके ऊपर आरोप लगे होते हैं। एंड सस्पेक्ट कौन होता है?
सस्पेक्ट वो होता है जो जिसके ऊपर आरोप नहीं लगा होता लेकिन संदेह होता है, शक होता है जिसके ऊपर। पुलिस कहती है कि भाई आप एक्यूज्ड अगर होते तो आपके ऊपर हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आप प्रोटेक्शन ले सकते थे, लेकिन आप एक्यूज तो हो ही नहीं, आपके ऊपर हमने फॉर्मली कोई मुकदमा तो डाला नहीं, हमने सिर्फ आपके ऊपर संदेह किया है कि हमें शक है कि आपने ये गुनाह किया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रोटेक्शन है, ये पुलिस का कहना था। लेकिन यहां पर भी कहा गया, ऑनरेबल कोर्ट ने यहां पे होल्ड किया कि भाई देखो एक्यूज्ड और सस्पेक्ट जो मर्जी हो, दोनों के खिलाफ ही आपको ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिया गया अधिकार अवेलेबल है। सो अपेक्स कोर्ट यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज अ सस्पेक्ट। एक्यूज्ड की डेफिनेशन में ही सस्पेक्ट आ गया, सस्पेक्ट कोई अलग नहीं रह गया। आप कह रहे हो जी हमने एक्यूज तो बनाया नहीं, यानी कि फॉर्मली आपके खिलाफ चार्जशीट तो नहीं दायर की, आप तो एक्यूज हो ही नहीं, आप तो सस्पेक्ट हो, हमें सिर्फ शक है, हमारे माइंड में शक है। कह रहे जी एक्यूज्ड हो, एक्यूज्ड के डेफिनेशन में ही सस्पेक्ट आ जाएगा। सो अगर एक्यूज्ड को ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि वो अपने खिलाफ गवाही देने नहीं उसको कंपेल किया जा सकता, सस्पेक्ट को भी नहीं कर सकते, ये चीज को यहां पर कहा गया। अब फिर एक और यहां पर हमें सेक्शन देखने को मिलता है, सेक्शन 27 ऑफ आईपीसी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और नॉट। इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता देता हूं। मान लीजिए आपको पुलिस फोर्स करती है, पुलिस फोर्स करती है कि भाई आपने मर्डर किया, बताओ क्यों मर्डर किया, कैसे मर्डर किया, आपसे उगलवा भी लेती है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया। आपने ये कह दिया कि भाई मैंने मर्डर किया, पुलिस को कह दिया, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन आपने जो बयान दिए, आपने जो बातें कही, उसके बिना पर पुलिस ने कुछ चीजों को रिकवर कर लिया, कुछ सबूत इकट्ठे कर लिए, वो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल होंगे, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। एंड पुलिस को ये करने के लिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नहीं रोकता। मतलब आपने ये कह दिया कि जैसे अभी हमने दिल्ली का केस देखा था, श्रद्धा मर्डर केस हमने देखा था, उसमें मान लीजिए जिस व्यक्ति ने लड़की का मर्डर किया, उस व्यक्ति ने पुलिस के सामने कबूल भी कर लिया कि हाँ जी मैंने ही मर्डर किया था, मैं गुस्से में था, मैंने कर दिया। पुलिस उसको नहीं कोर्ट में ले जा सकती कि भाई इसने तो हमारे सामने बोल दिया, मजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा तो ले जा सकती है। लेकिन हाँ पुलिस ने उसके बिना उसके सबूत के आधार पे या उसके जो कन्फेशन था उसके आधार पर मर्डर वेपन को रिकवर कर लिया। अब वो जो मर्डर वेपन उसके सबूत, उसके जो कन्फेशन के आधार पर पुलिस ने रिकवर किया, उस मर्डर वेपन को एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। दैट इज अगेन सेड इन आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आई मीन दैट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। सर्च एंड सीजर में भी कुछ ऐसा ही है। अब सर्च एंड सीजर का वारंट लेकर पुलिस वाला आपके घर आता है, सर्च एंड सीजर के वारंट के आधार पर पुलिस वाले को कुछ मिल जाता है। अब इसमें एक्यूज का तो कोई रोल नहीं है, एक्यूज ने खुद से तो यहां पर कुछ गवाही नहीं दी, ना ही एक्यूज को हमने प्रेशर किया। अब सर्च एंड सीजर के आधार पर पुलिस को आपके घर से कुछ मिल जाता है, वो एक सबूत के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, मतलब पुलिस यूज कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में। एंड उसके ऊपर भी कोई यहां पर बंदिश आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में नहीं लगाई गई है। ये है जी हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब ये कहते हैं जी डज इम्यूनिटी ग्रांटेड टू एक्यूज एक्सटेंड टू कंपल्सरी गिविंग ऑफ स्पेसिमेन। सो वही चीज कि भाई क्या स्पेसिमेन देने के ऊपर भी यहां पर पाबंद है कि नहीं। स्पेसिमेन क्या होता है, सैंपल्स होते हैं, जैसे सलाइवा हो गया, स्वेट हो गया, क्या उसके केस में भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी कि नहीं। चलिए पढ़ लेते हैं। कहते हैं जी इन स्टेट ऑफ बॉम्बे का ये केस था, वैसे इस कथा कलू। इसमें द क्वेश्चन टैकल्ड वाज कैन ब्लड सैंपल, सीमेन, सलाइवा, स्वेट एटसेट्रा कैन बी फोर्सफुली टेकन, कैन ए रिफ्यूजल बी यूज्ड एज एन एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट हिम। अब ये चीज को यहां पर कोर्ट ने क्या कहा, कहता कोर्ट हेल्ड दैट टू बी अ विटनेस अगेंस्ट oneself necessitates the making of an oral or written statement. Blood, semen, etc. is the furnishing of an evidence. Compulsion or duress resulting in the statement prohibited by आर्टिकल 20 क्लॉज 3। सो बेसिकली यहां पर क्या है, ओरल या रिटन एविडेंस को देने के ऊपर मनाही है, लेकिन आपसे अगर पुलिस ये लेती है ब्लड या कोई सैंपल लेती है, इसके ऊपर कोई मनाही नहीं है। इसी तरह से एक और केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। इसमें आई थी बात की नार्को एनालिसिस जो होता है या पॉलीग्राफ या ब्रेन फिंगरिंग प्रिंटिंग होता है, ये जो टेस्ट हैं, क्या ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में प्रोहिबिटेड है या नहीं। तो इट वाज हेल्ड दैट लाई डिटेक्टर टेस्ट कैन बी कैरिड आउट। आई मीन इसको तो यहां पर प्रोहिबिटेड कह ही दिया था, बट एट द सेम टाइम ये भी कह दिया था कि भाई लाई डिटेक्टर टेस्ट को हेल्ड किया जा सकता है। लाई डिटेक्टर टेस्ट आपने देखा होगा ना मूवीज में, वहां पर जैसे कसाब, अजमल कसाब का भी हुआ था लाई डिटेक्टर टेस्ट।
सो बेसिकली क्या होता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट में पुलिस आपको मशीन लगाकर वहां पे आपसे सवाल पूछती है। मशीन में अगर आपका बीपी ऊपर नीचे होता है तो ये आपकी जो नस ये नब्ज है ये ऊपर नीचे होती है, तो उसके बेसिस पे पुलिस हिसाब लगाती है आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। लाई डिटेक्टर टेस्ट के केस में ये कहा गया कि कैरी आउट किया जा सकता है, बट उसे तभी एक्सेप्टेबल माना जाएगा जब एक्यूज्ड का कंसेंट लिया जाए, एंड कंसेंट जो है वो ऐसे लिया जाए कि लॉयर जो एक्यूज्ड का है, जिसके ऊपर आरोप लगा, उसकी प्रेजेंस में एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तभी उस कंसेंट को वैलिड कंसेंट माना जाएगा एंड तभी लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है उसको किया जा सकता है। यूएसए की अगर हम बात करें तो पॉलीग्राफी टेस्ट एंड नार्को एनालिसिस टेस्ट इनवैलिड है, बट ब्रेन मैपिंग वहां पे अलाउड है। बट इंडिया की अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी चीजें ही यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 में दिए गए अधिकारों को एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में दिए गए अधिकारों को वायलेट करते हैं। तो ये था जी आर्टिकल 20 जो आज हमने कवर किया। आर्टिकल 20 में तीनों सेफगार्ड्स को हमने कवर करने की कोशिश की। थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, बट मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।